इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर देश की रफ्तार बेमिसाल रही। देश की इस आर्थिक प्रगति और मजबूती को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से सामने रखा। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी पैमानों पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। In just last 8 years, sir, India has become the 5th largest economy from being the 10th largest in 2014. So just in these last 8 years, we have reached the 5th largest in size. The activities are all across the economy. It's not as if one sector is doing well. I've mentioned that 29 consecutive months we have seen the PMI in India in the expansionary territory. All developed countries are all showing in their PMI, the Purchasing Managers Index, a contractionary terrain number. भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसकी गति विश्व में सर्वाधिक रही। ऐसा तब हुआ जब कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार में धीमापन देखा जा रहा है। Second quarter growth has been very high. It's the highest in the world, and we continuously maintain that momentum of being the fastest growing economy. During the same quarter, July to September 23, the third and the fourth largest economies of the world contracted, sir. Germany contracted by 0.4% and Japan contracted by 2.1%. When you compare all these developments around the world, and for India to have reached 7.6% in the second quarter is a very significant number that we cannot afford to miss. वित्त मंत्री ने आंकड़ों की सहायता से बताया कि देश अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी मोर्चों पर मजबूती से नए अध्याय लिख रहा है। वित्त मंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और उनके सकारात्मक प्रभावों का विस्तार से जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आम जन का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। All sectors are growing and growing significantly for us to notice it. So because of the Make in India program and also because of the Prime Minister's production-linked incentive schemes, the manufacturing sector is also now significantly contributing to the economy. While US goods imports from China have declined by 10% from 2018 to 2022, they rose by 44% from India during 18 to 20. गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को पूरी दुनिया सराह रही है। आईएमएफ का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। बहुस्तरीय वित्त संस्थानों का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार पैदा हुई है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अर्थव्यवस्था को लेकर और हमारी आर्थिक वृद्धि को लेकर उनके सामने हम कुछ बड़े बिंदु रखना चाहेंगे। ये वो तथ्य हैं जो आंकड़ों के लिहाज से हम आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि जो तथ्य है वो यही है कि पिछले 8 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दूसरी तिमाही के आंकड़े भी आए हैं तो जिसमें आर्थिक वृद्धि दर भारत की दुनिया में सबसे अधिक है और दूसरी तिमाही में हमारा विनिर्माण सबसे अधिक वृद्धि दिखा रहा है। निर्यात अक्टूबर में ही ये 6.2 की वृद्धि दिखा रहा है। दरअसल जब आप वैश्विक निर्यात की बात करते हैं तो आप पाते हैं कि निर्यात में गिरावट आ रही है वैश्विक निर्यात में, लेकिन भारत का निर्यात बढ़ता नजर आ रहा है। जीएसटी संग्रह भी बढ़ चुका है और प्रति माह 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक का ये औसत दिखाता है। लेकिन वहीं पे जिस एक और हम देख रहे हैं कि कैसे सरकार देश के विकास के लिए नीतियां ला रही है, तो वहीं साथ साथ जो जन कल्याण की तमाम योजनाएं हैं उनसे भी कोई उसको भी लेकर आगे बढ़ रही है सरकार। उदाहरण हमारे सामने है पीएम किसान, पीएम मुद्रा, पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। ये मात्र कुछ योजनाएं हैं सरकार की जिनको आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि विकास के साथ साथ जन कल्याण की योजनाओं में भी लोगों को आगे लेकर इन दोनों तरफ, इन दोनों मोर्चों पर सरकार काम करती नजर आ रही है। आगे बढ़े ये, क्योंकि ये योजनाएं हमारे सामने ये तस्वीर पेश करती है कि सरकार
देश के विकास के चहुं ओर के विकास की बात कर रही है, तो वहीं अगर हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं और कुछ आंकड़े सामने रखते हैं तो ये जन कल्याण जब एनडीए सरकार सत्ता में आई और उससे पहले के सालों में कैसा रहा। इंदिरा आवास योजना 29 वर्षों में 3.25 करोड़ ग्रामीण आवास बने हैं, तो वहीं 8 वर्षों में उससे अधिक आवास बना डाले हैं सरकार ने। उससे कम वर्ष लेकिन अधिक आवास बनाए हैं। इसी तरीके से अगर हम स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं तो अगर हम पहले के आंकड़े आपके सामने रखें तो हम पाते हैं कि पहले की सरकार के कार्यकाल में लगभग आप देख सकते हैं बीपीएल परिवार 3 करोड़ 85 लाख बीपीएल परिवार जिन्हें 30,000 रुपए का बीमा कवर। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि अब आयुष्मान भारत ये योजना हमारे सामने है और इसमें सालाना 5 लाख का बीमा कवर, ये आयुष्मान जो हमारे स्वास्थ्य लाभ को लेकर बात करता है उसी का दिया गया। हालांकि अन्य बीमा योजनाएं भी सरकार की ओर से चल रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इत्यादि भी है, उनके माध्यम से भी बहुत कम पैसों में सुरक्षा दी जा रही है। आगे बढ़े तो ये बीमा की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम आगे बढ़े जन औषधि केंद्र, हम आप सब इससे भली भांति वाकिफ है जहां सस्ती और किफायती दवाएं हमको मिल पाती है। लेकिन यूपी के कार्यकाल में 80 जन औषधि केंद्र ही खुल पाए थे। एनडीए 10,000 खुल चुके हैं, 25,000 का लक्ष्य अब केंद्र सरकार लेकर चल रही है, अब ये भी खोले जाएंगे और वक्त रहते ही लक्ष्य को हासिल करना सरकार की आदत बन गई है। वहीं अगर हम पेंशन योजनाओं की बात करते हैं तो पिछले 3 वर्षों में लगभग 6 करोड़ 5 करोड़ 95 लाख लोग ये जुड़ चुके हैं पेंशन योजनाओं के साथ। लेकिन वहीं अगर हम यूपीए के वक्त की बात करते हैं तो जो स्वावलंबन योजना है उनसे तुलना करें 20 गुना अधिक लोग अब जुड़ गए हैं और ये सरकार के प्रयासों से ही हुआ है कि हर जन तक पहुंचा जाए, उन्हें जोड़ा जाए। इस कवायद के तहत ही ये संभव भी हो पाया है। एक और उदाहरण आपके सामने रखते हैं, जनधन खाते का उदाहरण। हम सब जानते हैं कि जनधन खातों के माध्यम से कैसे हर व्यक्ति, गरीब भी, बैंकों से जुड़ा। 2014 से पहले 10 सालों की बात करें तो 8 वर्षों में ही हम आपके सामने जो आंकड़े रख रहे हैं, आंकड़े हमारे सामने हैं और यही दिखाते हैं कि कैसे अब 2014 के बाद यहाँ पे आपके सामने जो आंकड़े बीमा के लगे हैं। लेकिन अगर हम जनधन की बात करते हैं तो सही आंकड़े यही कहते हैं कि 51 करोड़ से अधिक खाते खुल गए हैं। 51 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुल चुके हैं जिसमें डेबिट कार्ड, बीमा कवर, ओवरड्राफ्ट, ये तमाम सुविधाएं हैं जो लोगों को दी जा रही हैं। लेकिन वहीं एक और आंकड़ा आपके सामने एमएसपी भुगतान का रखना चाहेंगे। एमएसपी भुगतान की बात करते हैं तो 2006 से 2014 तक की बात करें तो एमएसपी के लिए ही लगभग 3 लाख से कुछ ज्यादा रुपए खर्च किए गए। लेकिन 2014 से 2022 तक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 10,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और तुलना आप कर सकते हैं 3 गुना से भी अधिक पैसे खर्च किए गए हैं मात्र एमएसपी के, जो दिखाता है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं कहां हैं। और इसी वजह से एक आंकड़ा यह भी कि जो कृषि बजट की ही हम बात करते हैं तो 2014 के बाद तो ये कई गुना बढ़ चुका है, 5.7 गुना। वहीं 1.25 लाख करोड़ से अधिक ग्रामीण आवासों के लिए भी फंड आवंटित किया गया है, 2014 के बाद से 3 गुना अधिक हो गया है। ये दिखाता है कि सरकार जो बजट आवंटन कर रही है उसमें जन कल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन भारत के आंकड़े तो आपके सामने रखे। विश्व की बात करें तो, क्योंकि आज भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो कौन से क्षेत्र है जहां भारत वाकई अग्रणी है? ऐसे में आप देखें तो भारत दूध, दालें, जूट, चीनी इसका सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। दूसरा उत्पादक किन किन चीजों का है तो हम देखें तो चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, मरीन कल्चर, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर यानी मछलियों से जुड़ा हुआ जो भी बिजनेस या व्यवसाय होता है उसमें दूसरा नंबर पर। मोबाइल फोन्स के बारे में बात करें, क्रूड स्टील की बात, कोयला, एल्यूमिनियम, इनके उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर की बात करें तो किन जगहों पर, किन क्षेत्रों में तीसरे नंबर पर है? स्टार्टअप इकोसिस्टम देने के क्षेत्र में। ऑटो बाजार की बात करें तो इस क्षेत्र में भारत तीसरे नंबर पर है। वहीं अगर आगे देखें तो बिजली उत्पादन की बात करें और वन क्षेत्र में वृद्धि जिन देशों में हो रही है उनकी बात करें तो भी भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। लेकिन वहीं नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने की क्षमता की बात करें, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें तो भारत चौथे नंबर पर है। लेकिन ये जो नंबर है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने कहां से शुरुआत की थी, जब विश्व देश में बहुत कम विकास इन क्षेत्रों में हो रहा था। लेकिन आज हम बहुत जल्द ये स्थान विश्व में हासिल कर पाए हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में भी अगर हम देखते हैं तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आकर्षक गंतव्य का स्थान है। यहाँ निवेशक आना चाहते हैं, यहाँ निवेशक आकर पैसा लगाना चाहते हैं और इसी वजह से डिजिटल भुगतान तो एक उदाहरण है सारे विश्व के सामने। G20 में भी हमने ये उदाहरण सबके सामने रखा और सबने इसकी सराहना भी की थी और इसीलिए भारत आज विश्व के देशों के सामने एक चमकता हुआ सितारा है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, और हमारा आज का विशेष कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था
विकास भी, जन कल्याण भी। और आज हमारे साथ इस विशेष पर चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा, जो डायरेक्टर है IIM रोहतक के, और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। हमारे दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर धीरज शर्मा, हम जब भी आंकड़ों की बात करते हैं तो प्रोफेसर शर्मा, आम जन को समझ में नहीं आते हैं ये आंकड़े। वो तो एक वृहद तस्वीर ही सामने देख पाते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं, आज वित्त मंत्री ने राज्यसभा के पटल पर ये सारी तस्वीर सबके सामने रखी। एक आम जन के नजरिए से अगर हम समझने की कोशिश करें, कौन से ऐसे बड़े बिंदु, हमने तमाम बिंदु सामने रखे हैं, लेकिन ये आंकड़े कौन सी ऐसी बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जो देश के विकास के साथ साथ देश के जन के विकास को भी आगे बढ़ाते नजर आते हैं? देखिए, इनमें सबसे बड़ा जो आंकड़े हैं वो ये है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो GST, मुझे लगता है सबसे बड़ा आंकड़ा वो है। अगर 1.66 लाख करोड़ GST ऑन एन एवरेज हर महीने कलेक्ट हो रही है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने नंबर दिया है कि एवरेज 1.66 करोड़ है। हाईएस्ट तो 1.87 करोड़ के करीब है। ये इंडिकेट करता है कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स तो आपका इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। ये तो चीजों के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज। इसका अर्थ ये है कि कुछ चीजें बन रही होंगी, उनमें वैल्यू एडिशन हो रहा होगा, तभी तो ये टैक्स पे किया जा रहा है। और हर महीने ये टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है। ये भारत देश के लोगों को इस पे गर्व होना चाहिए कि भारत में इतनी GST की कलेक्शन हो रही है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप याद करें कि आज से 2 या 3 साल पहले जब हमने 1 लाख करोड़ को टच किया था तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही थी। अब ये रूटीन फीचर हो गया है। भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में उन्होंने एक और नंबर दिया है, और वो नंबर दिया है डायरेक्ट टैक्सेस का। डायरेक्ट टैक्सेस में भी उन्होंने कुछ चीज़ें इंडिकेट की हैं कि महाराष्ट्र जैसे जो, या दिल्ली है, या तमिलनाडु है, उसके बाद 2, 3, 4 राज्य ऐसे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, जहां पे डायरेक्ट टैक्सेस की दर भी 6 लाख, 6.5 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो रहा है जी। तो इसका मतलब लोगों का रुझान भी हो रहा है टैक्स देने में। जो लोग पहले टैक्स देने में किल्लत करते थे या वो अवॉइड करते थे टैक्स देना, अब ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हैं। और तो ये दोनों नंबर्स हमारे आम जनता के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था में भी आमूलचूल बदलाव किया गया है, पारदर्शी व्यवस्था दी गई है, उसके कारण ये सारे तमाम आंकड़े भी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर महाजन, एक बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, ये अपनी अपनी रेटिंग्स देती हैं। ऐसे में जो वृद्धि दर है उसको लेकर भी आकलन दिए जाते हैं। भारत का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। जिस रफ्तार पर अभी हमारी अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, हालांकि वो विश्व में सबसे तेज है, लेकिन ये 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस दर को छूना अभी हमारे लिए बाकी है, और क्या हम उस दिशा में सकारात्मक तरीके से बढ़ रहे हैं? देखिए, कि जहाँ तक GDP का सवाल है, अभी हमारे सामने आंकड़े आए। दूसरी तिमाही में हमने 7.7% की दर से हमारी ग्रोथ हुई है, और पिछली दोनों तिमाहियों को भी जोड़ें तो भी यही लगभग आंकड़ा आता है, जिसके हिसाब से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 2 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है इस आंकड़े के हिसाब से। और इस समय दुनिया में हम 5वें स्थान पर हैं, ये सब लोग जानते हैं। और तीसरे स्थान पर जो अर्थव्यवस्था है वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था है। तो हिसाब से देखा जाए तो जर्मनी की इस समय 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, और हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हैं। मात्र 3 सालों में हम उसके बराबर पहुंचने वाले हैं। यानी हम 2026 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये अपने आप में इस देश के लोगों को गौरवान्वित करने वाला आंकड़ा है। और
यदि यदि हम जिन जिन आंकड़ों की बात अभी आ रही थी, जीएसटी और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, जी, हम यदि देखें तो एक जमाना था कि हम विदेशों पर बहुत निर्भर हो गए थे और हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जो था वो 21% पहले हुआ करता था, कोई बहुत पुराना 95-96 के आसपास, वो घट करके मात्र 16.5% रह गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग इतना नीचे गिरने के कारण हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं भी धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार ज्यादा होता है, सर्विसेज में कम होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आ रहे हैं उसके कारण आज हम लगभग 18.7% के हिसाब से अभी हम मैन्युफैक्चरिंग है। और जिस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो जीएसटी के भी आंकड़े आ रहे हैं और आगे चल करके मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा जोर है, लगभग 15 सेक्टर्स को चिन्हित करके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से हम हर क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़ा है, टॉयज हैं, डिफेंस का सामान है, सोलर पैनल्स हैं, हर जो तरफे तरीके से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो हम पीएलआई स्कीम्स लेकर आए हैं और जो मेक इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल तमाम ये जो सोच और ये जो कार्यक्रम आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं, इन सब का योगदान इन आंकड़ों में नजर भी आता है। जी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत, जी प्रोफेसर शर्मा के पास जाकर वापस मैं आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर शर्मा, जब भी हम विनिर्माण की बात करते हैं तो आज इस बात को सामने भी रखा गया कि विनिर्माण में हम तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका एक बड़ा योगदान इन आंकड़ों में नजर भी आ रहा है। लेकिन निर्यात भी हमारा बढ़ा है और ऐसे वक्त में जब वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं तो निर्यात कम हो रहा है, हमारा निर्यात भी बढ़ रहा है। ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें हमको पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, इन सब के बीच मुद्रास्फीति कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और क्या हमारी विकास की रफ्तार को देखते हुए हम मुद्रास्फीति के चैलेंज को भी साथ काउंटर कर सकते हैं जो हर आम आदमी को प्रभावित करता है? बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो जिसे आप मुद्रास्फीति कहते हैं या कैपिटल हम अगर अपने लाना चाहें तो, या इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाना चाहें तो उसके 3 ही जरिए होते हैं जी। एक होता है कि हमारे लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन्वेस्ट करें, और या फिर हमारे जो फॉरेन कैपिटल वहाँ से इन्वेस्टमेंट आए, विदेश से इन्वेस्टमेंट आए, और तीसरा हम डेट से कुछ हम अपने इन्वेस्टमेंट करें। अब भारत का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है या भारत के जो डेवलपमेंटल अदर जो प्लान्स हैं जिसके अंतर्गत हम अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं देना चाहते हैं, उसको फाइनेंस करना इजीली हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टेबल गवर्नमेंट अगर 2024 में आती है, 2024 में इसका काफ़ी उम्मीद है कि स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी। स्टेबल गवर्नमेंट जैसे ही आएगी 5 साल का विंडो मिल जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा, हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि एक स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी रहेगी। इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ पॉलिसी पैरालिसिस और पॉलिसी चेंजेस से डरता है, उसको कंसिस्टेंट पॉलिसी मिल जाएगी तो वो इन्वेस्ट करेगा। वर्स्ट केस सिनारियो हमारा अभी भी जो हम जिसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, वो 6-6.5% के आसपास है। अगर वो थोड़ा बढ़ भी जाता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नागरिक जो हैं वो सर्विसेज को यूज करेंगे एंड सर्विसेज विल सेल्फ पे देमसेल्फ। तो जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे पास उसका वापसी भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे नागरिक सर्विसेज चाहते हैं, पे करके सर्विसेज लेना चाहते हैं, फ्री में नहीं चाहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने सामने रखा। लेकिन प्रोफेसर महाजन, एक बात जो जैसा ये है कि निवेश आएगा तो जाहिर है कि हमारी जो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनके लिए हमको ये निवेश चाहिए। एक सोच ये भी है जो कहती है कि जो मौजूदा दर है भारत की और जिस तरीके का मौजूदा एक आकर्षक गंतव्य भारत निवेशकों के लिए बन रहा है, उसके चलते जो चीन के इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1998 के बाद 1998 के बाद पहली बार वहां पर एफडीआई 10% गिर गया, 10% गिरा है। क्या भारत उस निवेश को आकर्षित कर रहा है या कर सकता है? क्योंकि हमारा विनिर्माण के साथ साथ वो एक माहौल जो चाहिए होता है विदेशी निवेशकों को निवेश करने के लिए, वो भी सरकार देने का प्रयास कर रही है। तो ये जो तस्वीर, एक बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, कहां तक ये निवेशकों के लिए भी एक सकारात्मक पहलू बनता है? देखिए, जहाँ तक निवेश का सवाल है,
चीन इस समय गंतव्य स्थान नहीं रहा है और चीन से लोग निवेशक वहाँ से हट करके दूसरे मुल्कों में जाने की बात कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि ज़्यादा लोग वियतनाम में जा रहे हैं, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि भारत में निवेश के वातावरण को देखते हुए खासतौर पर हमारे यहाँ मुद्रास्फीति बहुत काबू में है। दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ज़्यादा है हमसे। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि अमेरिका की जो मुद्रास्फीति है वो हमसे ज़्यादा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन अभी अमेरिका और यूरोप के देश बहुत भारी मात्रा में मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं और हमारी मुद्रास्फीति इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के कारण और हमारे फूड प्रोडक्शन के कारण हमारी मुद्रास्फीति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे फ्यूल में हो या फूड में हो, नहीं आ रही है और हम काफ़ी स्टेबल बनते जा रहे हैं इसके कारण। और दूसरा, दुनिया भर में चाइना +1 की नीति चल रही है। चाइना +1 का मतलब ये है कि दुनिया के जो मुल्क हैं चीन से जो आयात करते थे, अब वो चाहते हैं कि चाइना के अतिरिक्त भी दूसरे मुल्कों से आयात करें। खासतौर पर अभी एक रिपोर्ट बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की आई है जिसके हिसाब से पिछले 4 सालों में अमेरिका ने भारत से 44% ज़्यादा इंपोर्ट किया और चीन से 10% कम किया। यानी इसका मतलब ये है कि भारत के जो सामान है दुनिया भर में उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके चलते भारत में बहुत सारे लोग हैं जो निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार की जैसे सेमीकंडक्टर की कंपनियां भी भारत में बातचीत कर रही हैं। इसके अलावा लैपटॉप बनाने के लिए अभी 38 कंपनियों ने यहाँ एप्लीकेशन दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। इसलिए हर फील्ड में जहाँ जहाँ सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जहाँ जहाँ भी संभावनाएं हैं, वहाँ हर फील्ड में मैंने जिन सेक्टर्स का जिक्र किया पहले से, उन सब में निवेश आ रहा है। तो इसलिए भारत एक अच्छा गंतव्य स्थान बन रहा है और दुनिया भर के चाहे वो FIIs हैं या FDI है, तमाम प्रकार के। लेकिन हमारा ये मानना है कि भारत में भी बहुत निवेश की संभावनाएं हो सकती है भारतीयों के माध्यम से, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात। और ये सारी जो हमने पहलू चर्चा की, जिन पर चर्चा की है, ये सभी मिलकर भारत के विकास में आगे की जो राह है उसको आसान बनाने की दिशा में योगदान कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर महाजन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बिंदुओं को हमारे सामने रखने के लिए। और फिलहाल यह वक्त